नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा पथ विद जितेंद्र ब्रह्मभट्ट, एक ऐसा मंच जहां हम उन प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से मिलते हैं जिनकी जीवन यात्रा समाज को नई दिशा देने का काम करती है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक व्यक्तित्व से जिन्होंने सेवा, समर्पण और संस्कार का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी आज की अतिथि हैं डा. श्वेता अरोरा जी। डा. श्वेता अरोरा जी एक MBBS और जनरल सर्जन हैं। उन्होंने कई वर्षों तक महानगरों में रहकर चिकित्सा सेवा प्रदान की। उनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, एक सफल और उज्जवल भविष्य उनके सामने था। लेकिन जीवन ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया जब उनकी माताजी का असमय देहांत हो गया। यह केवल एक व्यक्तिगत क्षति नहीं थी, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी का समय भी था। उनकी माताजी ने जिस विद्यालय की स्थापना समाज में शिक्षा और संस्कार की ज्योति जलाने के उद्देश्य से की थी, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब डा. श्वेता अरोरा जी के कंधों पर आ गई। उन्होंने इस चुनौती को एक कर्तव्य और मिशन के रूप में स्वीकार किया। आज वह उस विद्यालय का सफल संचालन करते हुए बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि संस्कार, भारतीय चिंतन और गुरुकुल परंपरा के मूल्यों के साथ तैयार कर रही हैं, ताकि वे भविष्य में समाज के जिम्मेदार और संस्कारवान नागरिक बन सकें। इतना ही नहीं, अपने व्यस्त समय के बीच वह अपने चिकित्सा कार्य को भी निरंतर जारी रखे हुए हैं। डा. श्वेता अरोरा जी आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद, एलोपैथिक और अन्य उपचार पद्धतियों के संतुलित उपयोग के माध्यम से मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब संकल्प मजबूत हो, तो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दुख को भी समाज की सेवा में बदल सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं डा. श्वेता अरोरा जी का। मित्रों नमस्कार, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमने देखा कि जब एक महिला ठान लेती है कि उसे जीवन में कुछ बड़ा करना है तो वो करके रहती है। आज की कहानी हम प्रेरणा पथ में लेकर आए हैं। सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक बेटी का समर्पण, एक डॉक्टर का संकल्प और एक माँ के अधूरे सपने को पूरा करने होने का एक बेहद भावुक सच्ची कहानी है। आपने देखा है कि आप देख रहे हैं और देखते हैं आपका अपना प्रेरणा पथ। ऐसे लोगों को हम लोग बात कर रहे हैं जो समाज को प्रेरणा देते हैं, जो अपने संकल्पों से कुछ ऐसा करते हैं जो एक इतिहास बनता है और लोग उसे याद करते हैं, उससे सीखते हैं। दोस्तों सोचिए जरा, महानगर की चकाचौंध, एक सफल MBBS जनरल सर्जन का चमकता हुआ कैरियर, जब एक डॉक्टर दिन रात ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी बचा रहा है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा हो और एक अचानक जीवन में सब कुछ एक बड़ा हादसा होता है और माँ का साया अपने सर से उठ जाता है। ऐसी स्थिति में भी कोई भी इंसान है जो टूट सकता है, लेकिन आज की हमारी अतिथि बिखरने की बजाय निखरने का फैसला लिया। वो बिखरी नहीं, उन्होंने सोचा कि मैं निखरूंगी और निखर के सामने आऊंगी। उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने ना आज सिर्फ डॉक्टरी के पेशे को पूरे समर्पण के साथ जारी रखा, बल्कि अपनी माँ की के द्वारा जो स्थापित स्कूल था उसकी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली और उसको बखूबी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से वो निभा रही हैं। सिर्फ एक सर्जन या स्कूल संचालिका ही नहीं है, उनका एक विजन बहुत बड़ा है। एलोपैथी की सर्वोच्च डिग्री होने के बावजूद भी आपकी गहरी रुचि आयुर्वेद, पर्यावरण में है। आज के इस दौर में शिक्षा सिर्फ एक रेस बन गई है, जहाँ पे वे बन गई है जहाँ वो शिक्षा संस्कारों को साथ जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। और आज महिला दिवस के इस विशेष अवसर पर एक बेटी, एक जनरल सर्जन, एक शिक्षाविद, एक सच्ची योगी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। आज हमारे बीच में है डॉक्टर श्वेता जी अरोरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रॉडकास्ट में। प्रणाम। आपका स्वागत है।
जैसे हर व्यक्ति की एक पृष्ठभूमि होती है, तो कृपया आप अपनी पृष्ठभूमि बताएँ कि कहाँ पढ़ाई-लिखाई हुई? घर का वातावरण कैसा था वो? म- मेरी स्कूलिंग पूरी गुना में हुई है और माइग्रेटेड इन ग्वालियर से इधर किसी कारणवश गुना में रह गए, फिर मम्मी ने स्कूल चलाया तो इधर अच्छा लगता था। और फिर मैंने स्कूलिंग के बाद एमबीबीएस किया, एमएस। आपकी स्कूलिंग कौन से स्कूल से हुई? स्कूलिंग मेरी वंदना कॉन्वेंट से हुई है जी। और शुरू के 2 वर्ष में मॉडर्न में ही थी, पर काफ़ी शैतान होने की वजह से मम्मी ने स्कूल चेंज कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने मेडिकल की पढ़ाई करी, फिर जनरल सर्जरी लेने का मेरा उद्देश्य तक नहीं, बहुत जैसे मुझे पता है कि जैसे मैं छोटा था, तो मुझे आज भी वो पुरानी गली याद है कि जहाँ पुराना मॉडर्न हुआ करता था। तो वहाँ वहाँ से स्टार्ट करें तो अच्छा लगेगा कि वो जर्नी जी। कैसी थी, किन कमरों में चलता था, मम्मी का वो स्ट्रगल कितना बड़ा था कि वो कम बच्चे हो ना उस समय बच्चे, वो बताएं आप। जी जी जी। मम्मी ने नर्सरी से स्टार्ट किया था, उस वक्त तो प्ले ग्रुप जैसा कुछ नहीं होता था। तो उनका था कि चलो एक स्कूल खोल देते हैं, कुछ ऐसा बहुत भविष्य का प्लान नहीं था कहाँ तक खोलेंगे। तो उन्होंने वहीं स्कूल स्टार्ट किया और फिर जब नर्सरी कंप्लीट हुई तो पेरेंट्स ने बोला आप और स्कूल बढ़ा लो, तो फिर एलकेजी बढ़ा लिया गया। फिर एलकेजी कंप्लीट हुई तो फिर यूकेजी कर ली। इस प्रकार से सीरीज चलती रही। फिर 4th के बाद जरूर 1 साल ब्रेक लगा था, क्योंकि उस वक्त प्रॉपर बोर्ड्स होते थे 5th, तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज थी। तो वो ब्रेक के बाद फिर 5th हुआ। और तब मम्मी का ये कहना था कि एजुकेशन में सबसे पहले क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। वो बोलती थी भले ही 4 स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे लेकिन वो 4 एकदम हीरा बनाएंगे। तो वो स्टूडेंट्स को जो उन्हें लगते थे कि थोड़ा वीक हैं, वो रात रात तक भी हमारे घर रहते थे। उनके पेरेंट्स से बोलते जाते थे यहीं पे खाएंगे पिएंगे और आप इन्हें बाद में लेके जाना, और नहीं आ पाए तो हम इन्हें छोड़ के आएंगे। तो पापा उन्हें छोड़ आते थे, हम लोग साथ में चले जाते थे, ये चलता था। अच्छा, कितने बच्चों से शुरुआत हुई थी उस समय? कितने बच्चों की संख्या क्या रही? क्योंकि आज का मॉडर्न चिल्ड्रन सबको दिखाई देता है कि यार बड़ी बिल्डिंग, बड़ा कमरे वगैरह सब कुछ है। उस समय क्या स्थिति थी? शुरू में तो 10-11 स्टूडेंट से मैंने स्टार्ट किया था और फिर इतना क्वालिटी दी कि वो पूरे गुना में एक वक्त था कि मॉडर्न स्कूल का प्री प्राइमरी इतना मशहूर हो चुका था कि प्री प्राइमरी तो यहीं से ही करेंगे, क्योंकि मम्मी एक एक स्टूडेंट को इतना करती थी कि आउट ऑफ द ट्रैक शाम शाम तक रोकना। जो बच्चे नहीं सुना रहे या उन्हें एबीसीडी नहीं बनानी आ रही तो लगातार उन पर मेहनत करना। और मम्मी का एक डेडिकेशन था कि वो कुछ टीचर्स शुरू में ऐसे रहते हो कि शुरू में व्यवस्थाओं के हिसाब से जिनका जो बेसिक्स ही जानते थे एजुकेशन के, पर मम्मी कहती थी मैं इन्हें ट्रेन करूंगी। उन्होंने इतना माहिर बनाया कि फिर वो उनका मम्मी से इमोशनल लगाव भी रहा, क्योंकि उन्होंने उनको पूरा सिखाया कि कैसे अपन बच्चे ट्रेन करेंगे। तो ऐसे मम्मी का सफर। अच्छा, जैसे अभी स्कूल का संचालन है, क्या फैमिली बिजनेस था? घर का वातावरण कैसा था? पिताजी क्या करते थे? उस बारे में थोड़ी। नहीं, शुरू का स्ट्रगल तो ऐसा रहा कि परिवार कोई भी नहीं चाहता था उस वक्त, तो महिला का एक बिजनेस वीमेन होना बहुत बड़ी बात थी। और उस वक्त तो पापा भी अगेंस्ट ही थे कि नहीं कोई स्कूल नहीं खुलेगा। और फिर मम्मी ने जैसे तैसे दादाजी को मनाया कि वो समझते थे कि मतलब कुछ कुछ कर सकती है, ये चाहती है तो दादाजी ने कहा ठीक है। फिर ऐसे करते करते 1-2 साल निकले तो सबको लगा कि अच्छा है, मतलब फिर सब कंफर्टेबल हो गए। शुरू में थोड़ा सा उन्हें अगेंस्ट जाकर करना पड़ा काम, पर कंफर्टेबली उन्होंने मैनेज किया कि किसी को नाराज नहीं किया। फिर इसके बाद आप पढ़ने के लिए कहाँ गए? फिर स्कूलिंग रही और दोबारा 11th-12th में मैं फिर मॉडर्न में आई, क्योंकि उस वक्त भी यही था कि 11th-12th मॉडर्न से ज़्यादा स्टडीज़ कहीं नहीं होती। तो वो मम्मी ने फिर लिया, तब तक थोड़ा सा मैच्योर्ड हो चुके थे। फिर मैंने एमबीबीएस किया और फिर तुरंत एमबीबीएस के बाद मैंने सबसे पहले ये चुना कि अपने को पेशेंट का डायग्नोसिस बनाते आना चाहिए। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ दौड़ने लगाई। तैयारी करते रहते थे साइड में, लेकिन मेन फोकस था कि पहले अपने को एक कंप्लीट डॉक्टर बन जाए एज एमबीबीएस भी। तो मैंने पीजी की साइड पे दौड़ने लगाई। तो मैंने कई जगह काम किया। सबसे पहले मैं दिल्ली मूव करा, फिर मैंने बॉम्बे में रहा, रांची रही, ऐसे करके कई जगहों पर रहा। फिर जो अनंतपुर ट्रस्ट का हॉस्पिटल है वहाँ मैंने पहली लाइफ की कंसल्टेंसी इंडिविजुअली वो मैंने अनंतपुर ट्रस्ट के हॉस्पिटल में करी। तो वहाँ मुझे बहुत सीखने मिला। डॉक्टर बिसारिया सर का मैं इतना बड़ा योगदान मानती हूँ मेरी लाइफ में कि
वो उनकी वजह से ही आज मेरे पास जो डायग्नोसिस की स्किल्स हैं और ट्रीटमेंट स्किल्स वहीं से ही आई हैं मेन तो फिर मुझे लगा जब वहाँ मैंने रोज के 150 पेशेंट लगभग देखे तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं तो अपन फुल फ्लेज काम कर पाएंगे। एक महानगरों का चकाचौंध वाला जनरल सर्जन का रूप में जो चमकता हुआ कैरियर था आपके पास, फिर अचानक माँ का जाना, एक दुखद घटना ने आपके जीवन को कैसे बदला पूरा? शुरू में तो ऐसा लगा कि अब सब खत्म, क्योंकि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मम्मी एकदम हेल्दी थी, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि वो अभी जा सकती हैं। तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं स्कूल संचालित करूंगी, और वो अचानक चली गई। अब कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करें, तो देख लेते हैं। तो सोचा कि अपनी पूरी जान लगा देंगे, और मम्मी का मतलब ऐसा मानते हैं एक एक ईंट में मम्मी बस रही है, तो इसको छोड़ने का भी मन नहीं माना। तो सोचा चलो मेहनत करते हैं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। फिर ऐसे करके स्कूल इस्टेब्लिश किया दोबारा। और तब कोविड के भी दौर से निकल रहे थे, तो काफ़ी चैलेंजेस थे। तो इस तरीके से अपना जितना माइंड चलता रहा, फिर कुछ भाई से डिस्कस करके, वो मम्मी के साथ काफ़ी सालों से था, तो डिस्कशन करके ऐसे हम लोग बढ़ते चले गए। जैसे कि अभी आप सर्जन की प्रैक्टिस भी करती है जरा से, उसमें भी जा रही हैं, साथ साथ काम भी कर रही हैं, और जे स्कूल की जिम्मेदारी उठाने का जो फैसला लिया आपने, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? कभी कुछ ऐसा लगा कि ये कैसे कर पाऊंगी? शुरू में तो यही लग रहा था कि कैसे चलाएंगे, कुछ आता तो है नहीं, ऐसा लगता था। बट जब स्कूल में उतरे काम करने के लिए, तो एक कॉन्फिडेंस आता गया धीरे धीरे, क्योंकि स्कूल पहले मेडिकल कॉलेजेस में काम करके आए थे, और टीचिंग स्किल्स वहीं से ही हमें सिखाई जाती थी। तो कुछ वहां से कैरी कर रहे थे, कुछ जो बचपन से ही हमने स्कूल रन होते देखा था, तो अलग से नहीं सिखाया गया था। बट वो रहता है कि बचपन से जो चीज देख रहे हैं उस बेस पे कुछ क्लिक्स रहते थे। हाँ, मम्मी ऐसा कहती थी, वैसा कहती थी, तो कि कुछ भी हो जाए अपने को क्वालिटी नहीं गिरानी, तो क्वांटिटी पे ध्यान मत दो। तो उस चीज को फोकस करते हुए चलते चले गए, और धीरे धीरे फिर अब आप देख रहे हैं जितना भी है आपके सामने। जब एक बेटी अपने माँ के सपने को पूरा करने के लिए निकलती है, और चूंकि आपका सपना कभी नहीं था कि आप स्कूल का संचालन कर लिए, टीचिंग लाइन में आए, तो कभी आपको ऐसा लगा कोई एक अदृश्य शक्ति है जो आपके साथ आपकी मदद करती है जब आप इस स्कूल के गलियारों में घूमती हैं? तो कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि माँ की मौजूदगी एहसास करते हैं आप? ये तो डेफिनेट है, क्योंकि अगर कोई शक्ति ना होती तो ये इतना बड़ा जो मम्मी एम्पायर छोड़ गई थी, ये इसको रीस्टैब्लिश करना संभव नहीं था। और यही कारण है कि मैं मानती हूँ, और मैं मम्मी के चेयर पे भी इसलिए कभी नहीं बैठी कि वहाँ वही बैठी हुई हैं और कहीं से वो प्रेरणा दे रही हैं, और वहाँ से क्लिक्स आते हैं माइंड में और स्कूल संचालित होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आपको लगता है कि उनकी उपस्थिति वो है, डेफिनेट है, क्योंकि मम्मी की मतलब एक एक ईंट में मुझे लगता है उनकी आत्मा बस रही है। वो इतना ज्यादा दिल से स्कूल चलाती थी। एक हाथ में डॉक्टर वगैरह स्टोथ जो आप कहते हैं, दूसरे हाथ में स्कूल की जिम्मेदारी, एक डॉक्टर एक स्कूल संचालक के बीच में आप समन्वय कैसे बनाती हैं? समन्वय शुरू में तो लगा था कि चलो अब स्कूल रन करना ही है, तो अपने हिसाब से करते रहे। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा लगने लगा कि मेडिकल को कनेक्ट करके अगर अपन स्कूल संचालित करते हैं तो हम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ये आज के बच्चे ही कल का देश है। तो वहां से मुझे लगा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है देश में, अगर हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं। हम अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि आपका एमबीबीएस का जनरल सर्जन वाला एलोपैथी का शिखर, लेकिन आपकी रुचि आयुर्वेद में भी है। एक सर्जन का झुकाव आयुर्वेद में कैसे हुआ? आयुर्वेद में मेरा कैसे आना हुआ, मैं हमेशा सोचती थी कि जैसे ब्लड प्रेशर का पेशेंट देखती थी, तो जब मैंने सुपर हॉस्पिटल में काम किया तब भी मैंने देखा कि वो एवरी मंथ गोलियां लेने आता है। पहले वहाँ 14 डेज की गोलियां एक साथ मिलती थी, तो एवरी 15 डेज आ रहा है। कुछ लोग परमिशन लेके, मैंने कहा ये तो पूरी लाइफ टाइम दवाइयाँ खा रहे हैं, तो क्या इन्हें परमानेंट ठीक नहीं कर सकते?
तो ये कंफर्म था कि एलोपैथी परमानेंट क्योर नहीं करती, वो उस सिम्टम को दबा देती है। फिर मैंने थोड़ा सा आयुर्वेद कुछ वैद्यों से मिली, तो पता चला कि ब्लड प्रेशर की गोली बंद होना पॉसिबल है। फिर ऐसी डायबिटीज़ का पता चला। तो ऐसा करते करते कई क्रॉनिक डिजीजेज सामने आई जिनको आयुर्वेद से या होम्योपैथ से कंप्लीट खत्म किया जा सकता है। तो मैं ये समझ गई कि अपन प्योरली एलोपैथी की जगह इंटीग्रेटेड मेडिसिन से काम करेंगे तो समाज के लिए बेटर होगा। अच्छा, ये क्या है जो आपने अभी नाम लिया, तो इसमें कैसे काम करते हैं इसके बारे में कुछ? इंटीग्रेटेड हाँ जी जी। इंटीग्रेटेड मीन्स आप मल्टीपल पैथीज का यूज करते हो। जैसे एलोपैथी के साथ आपने आयुर्वेद यूज किया, होम्योपैथ भी यूज कर सकते हैं, नेचुरोपैथी में भी मैं काम करती हूँ, और योगा के थ्रू भी कुछ डिजीज जिनमें साथ में योगा भी बता देते हैं। तो मल्टीपल अप्रोचेस से अपन डिजीज क्योर कर देते हैं। तो बस ये माइंड में आया कि परमानेंट क्योर की साइड कैसे जाएं, तो वो इंटीग्रेटेड थेरेपी से पॉसिबल था। क्या भारत में दोनों के समन्वय की आवश्यकता है? बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कैसे? बहुत इतनी ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि ज्यादा डिटेल में तो मेडिकल में अपन बात नहीं करेंगे, जी। पर एक आम जनता को समझ में आ पाए, नॉन मेडिको को, कि जैसे ब्लड प्रेशर की गोली स्टार्ट की, वो बीपी डाउन कर रही है, वो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। उन साइड इफेक्ट्स से जो ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, हो सकता है कि पैनक्रियास डैमेज होने की वजह भविष्य में जो डायबिटीज हुई, वो ब्लड प्रेशर की गोली पैनक्रियास पे इफेक्ट कर रही थी तो भविष्य में डायबिटीज हो गई, या पहले अपने को डायबिटीज की गोली स्टार्ट हुई तो वो मेडिसिन आपकी किडनी डैमेज कर रही थी या और दूसरे सिस्टम को डैमेज कर रही थी, तो एक वक्त आया डायबिटीज के बाद फिर ब्लड प्रेशर की गोली स्टार्ट हुई। तो एक दूसरे के साइड इफेक्ट से चीजें बढ़ती भी हैं। तो ऐसा मुझे लगा कि अपन परमानेंट क्योर की साइड जाएं, पर ये भी नहीं कह सकते कि आप एलोपैथी से पूरा हट सकते हो, कि इमरजेंसी केस किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई आया तो आपको डेफिनेटली उसको तुरंत डाउन करने के लिए एलोपैथी यूज करनी होगी। माने कुल मिला के दोनों के समन्वय की आवश्यकता बहुत ज्यादा है भारत में। मल्टीपल पैथीज, दोनों तीनों चारों, आप जो भी मिल जाए उसमें से पैथीज, हाँ, जितनी जिसकी नॉलेज है। हमने आपके बारे में पढ़ रहे थे, लगा पर्यावरण संरक्षण भी आपके बड़े नजदीक है, आपके बहुत करीब है। एक डॉक्टर होने के नाते आपको लगता है कि एक बीमार धरती का, जो हमारी बीमार धरती है, स्वस्थ समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि धरती तो बीमार है, अब हम लोग कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो कैसे कल्पना कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा पॉइंट जो पता नहीं मुझे पब्लिकली बोलना चाहिए कि नहीं, पर जैसे आजकल वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज पे बहुत काम चल रहा है, वृक्षारोपण के लिए बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, लेकिन एक चीज़ पे शायद ध्यान नहीं जा रहा कि 100 साल पुराने पेड़ कट गए रोड्स बनने के चक्कर में। तो जो एक्चुअल में पानी को पूरा होल्ड करके रख रहे थे, वाटर होल्डिंग, बहुत ज़्यादा वृक्षों का उसमें योगदान था, तो बड़े बड़े वृक्ष काट दिए और उसके बदले में कितने उगाए इसकी कोई गिनती नहीं है। तो सबसे पहले तो वृक्षों का कटना बंद होना चाहिए, ये मेरी पर्सनल यही सोचना है कि वृक्षारोपण से ज्यादा पुराने वृक्ष का न कटने पे बहुत जोर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे आप अभी स्कूल का संचालन करते हैं, आप अपने बच्चों को पर्यावरण से कैसे जोड़ते हैं? कुछ तो हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, लाइफ स्किल्स की जो हमारे क्लासेस रहती हैं उसमें जैसे हमने छोटे बच्चों को भी ये सिखाया कि इतना मिट्टी, इतनी खाद और इतना कोकोपिट, ये सब मिला के एक मिश्रण तैयार किया और इसमें पौधा लगाया। फिर बच्चों ने देखा कि वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, कुछ ने ध्यान दिया, कुछ ने नहीं दिया, और इस तरीके से हम उनके अंदर एक बीज डालने की कोशिश करते हैं कि जिस बच्चे ने अपने हाथ से पौधा उगाया तो कल को उसके वो घर जाएगा ना, उसके मन में भी आएगा कि मैं भी उगा लूँ। तो कई बच्चे कहते हैं इसको हम घर ले जाएं, लेके जाओ। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं बीज डालने की, क्योंकि स्कूल में 6 घंटे बच्चे रहते हैं तो उसमें हम बीज डाल सकते हैं जितना ना, वो प्रयास रहता है। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि आज के समय में शिक्षा केवल एक नंबरों की रेस है और करियर बनाने की फैक्ट्री बन रही है। आप शिक्षा को संस्कार के साथ कैसे जोड़ के चल रही हैं? शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले तो मैकॉले एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलना पड़ता है, और पूरी तरह नहीं निकल सकते क्योंकि मार्कशीट्स तो बनना ही है। तो हमारा प्रयास रहता है कि जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति, मैंने खुद ने कई गुरुकुल्स में जाके विजिट किया और कई जगह मैं 8-8 दिन, 10 दिन, एक जगह तो मैं 15 दिन रही कुछ गुरुकुल्स में, और वहाँ के जो आचार्य थे उन लोगों से कंटिन्यूसली कांटेक्ट
रखते हुए कि कैसे हम और बच्चों में प्रेरणा दे सकते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ गाइड किया। तो हम एक वैदिक साइंस सब्जेक्ट चलाते हैं जिसमें संस्कार की ही शिक्षा रहती है, इसमें आहार का ज्ञान रहता है और गाय के ऊपर साइंस कैसे गाय से जुड़ी हुई है वो जनरल बताते हैं। तो एक संस्कार की सुबह कैसे बच्चा उठता है तो माता पिता के पैर छूना, उनको प्रणाम करके आना, ऐसे बेसिक चीजें हम अलग अलग क्लास के हिसाब से बच्चों को बताते रहते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बच्चों पे मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा दबाव रहता है। एक डॉक्टर, एक स्कूल संचालक होने के नाते आप माता पिता को क्या सलाह देना चाहते हैं? माता पिता से सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी मैं कि जो बाजार से हम अनाज भी ला रहे हैं ना, अगर एक तो जंक फूड की बात करते हैं, मैं उसे साइड में रखती हूँ क्योंकि हर बच्चा जंक फूड नहीं खा रहा। मोस्टली जो ग्रामीण क्षेत्र से आके शहर में पढ़ने के लिए बस गए तो वो बहुत ज्यादा ये बर्गर पिज्जा की तरफ नहीं जाते। उसके बाद भी उनका स्वास्थ्य हम देखते हैं कि काफी डिटोरेट कर रहा है। असेंबली में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं तो वो थोड़ी देर भी नहीं झेल रहे। उसके लिए बस माँ बाप से ये कहना है कि जितना हो सके ना वो अपने घरों में, अगर स्पेस नहीं है तो गमले में ही सब्जियां उगाएं और किचन वेस्ट यूज करके उसकी ही खाद डाल सकते हैं जो बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो इससे काफी स्वास्थ्य पे इफेक्ट आएगा। और अनाज की जहाँ तक बात है तो आज भी कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके गांव में देसी बीज बकाया है। जैसे पहले तो हाइब्रिड गेहूं चल पड़ा तो मोस्टली ये है कि बीज कहाँ से लाएं। तो कुछ लोग अभी भी उसको स्टोर किए हुए हैं तो उनसे पता करके उनका कांटेक्ट ले सकते हैं और धीरे धीरे ये अपने गांव में एटलीस्ट फैलाते जाए, ऐसे कर करके पूरे में फैल जाएगा। जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और समाज अक्सर महिलाओं को एक ही प्रकार के सांचे में ढालना चाहता है। आप एक डॉक्टर भी हैं, एक स्कूल का संचालन भी कर रही हैं। महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो मेरी मम्मी बार बार पहले एक बात कहती थी, फलों से लदी डाली हमेशा झुक के रहती है, वो हम बचपन से लाखों बार सुन चुके। तो अगर वो झुक के चलते हो कि लगातार जो सरकार का प्रयास रहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और इसमें हम सफल भी हो रहे हैं, बेटियां सच में पढ़ रही हैं, काफी आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है कि वो एरोगेंट भी हो रही हैं। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए फलों से लदी डाली हमेशा झुक के रहती है, इस सेंटेंस को ध्यान रखें, इसी में सब छुपा हुआ है। जी। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां या अपनों को खो जाने के कारण अपने सपनों को छोड़ देती हैं? ऐसी महिलाओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अपनी विल पावर स्ट्रांग रखें, वो कुछ भी कर सकती हैं। एक महिला, ये कुदरत की देन है, मल्टीटास्किंग होती है। पुरुष वर्ग भले ही पुरुष प्रधान देश हमारा कहलाता है, लेकिन वो एक काम पे गए लौट आए, उसमें ही कि काम करके आ रहे हैं। एक्चुअल में वो महिला से ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं हो सकते, अपवाद हो सकते हैं। क्योंकि एक महिला सुबह उठने से बच्चों का टिफिन तैयार करना, हस्बैंड का टिफिन तैयार करना, किसको कहाँ जाना है, किसकी चॉइसेस अलग है कि इसको ये पसंद है उसको वो पसंद है, और तुरंत पता चला आज 5 मेहमान आ रहे हैं। इस तरीके से इतनी मल्टीटास्किंग है कि कपड़े धुले तो वो प्रेस करके रखने या प्रेस पे देने। तो दिन भर में अगर अपन कॉपी पे लिखने बैठे तो पर डे के लगभग 100 से ऊपर कार्य हो जाते हैं जो महिला हैंडल कर रही है स्ट्रेसलेस होके, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है। अनटिल अनलेस केवल एक स्ट्रेस आता है जब आप उसकी वैल्यू नहीं करते। महिला कभी भी टेंशन में नहीं जाती, उसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट है जब आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं करते। वो बहुत दिल से सबके लिए काम कर रही है। बट आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए घर वालों को, बच्चों को भी, कि नहीं चलो ये हम कर लेते हैं कि आपने दिन भर इतना किया तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। रैपिड फायर जो हमारा राउंड है वो हमारे पॉडकास्ट का एक बिल्कुल प्राण है और लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा रहता है। मैं आपसे सडनली कुछ सवाल पूछूंगा, आपको जो जवाब आ जाए वो दिल से देना है। जिंदगी का सबसे बड़ी आपकी सीख क्या है, सबक क्या है आपका जिंदगी का? सबसे बड़ा सबक ये है कि अपने डिसीजंस खुद लेना है। कई बार ऐसा नहीं करना किसी और ने बोला तो अपन ने डिसीजन चेंज करना, अपने विवेक से सोचना है क्या ये चीज सही है, तुरंत किसी के कहने पे डिसीजंस नहीं बदलने। अगला सवाल, आपकी माताजी की कही गई बात
आज भी जो आपको हिम्मत देती है वो कौन सी है? एक चीज जो बार बार मम्मी हमेशा कहती थी, मैं 17 साल बाहर रही तो फोन करके उन्हें कोई भी प्रॉब्लम बताई तो जो बात वो कहती थी, अरे बाहर में जाने दे, तू तू देखना बहुत ऊपर निकलेगी। तो ये चीज मुझे हमेशा हिम्मत देती थी कि कितना ही बड़े से बड़ा कुछ हो जाए, बोले अरे सब छोड़, कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा। तो सर्जरी करते वक्त तनाव होता है या बच्चों को संभालते वक्त? तनाव तो मुझे दोनों ही सिचुएशंस में नहीं हुआ, क्योंकि सर्जरी करने से पहले भी जो पेशेंट की बॉडी पे जब चाकू टच किया, उससे पहले मैं ईश्वर का ध्यान करती थी और मुझे इतना मालूम होता था कि जो बेस्ट पॉसिबल है वो होगा। अगर आपको शिक्षा में बदलाव लाने की ताकत मिल जाए तो आप क्या बदलना चाहेंगे? कार्ले एजुकेशन सिस्टम जो हर वक्त क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, मंथली टेस्ट, गुरुकुल शिक्षा पद्धति से हम चलना चाहेंगे। सफलता की आपके लिए क्या परिभाषा है? आप सफलता किसे मानते हैं? सुकून को मैं सफलता मानती हूँ। तो मित्रों, आज हमारे बीच में थी डॉक्टर श्वेता जी अरोड़ा। आपने प्रेरणा पथ विद जितेंद्र ब्रह्मभट्ट के लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी गहराई ने अपने जीवन में अपनी माँ के सपनों को अपने को विजन के रूप में सांस लिया। हमारे लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, ये थी श्वेता अरोड़ा जी, एक बेहतरीन जनरल सर्जन, एक समर्पित बेटी और ऐसी मार्गदर्शिका जो आज आपके शिक्षा और संस्कारों को नई दिशा दे रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस खास मौके पर हमने एक कहानी आप लोगों को प्रस्तुत की। ये जब आपके इरादे और मजबूत और दिल सपनों के लिए सच्चा होता है, कोई एक नई जिम्मेदारी बोझ नहीं लगती, बल्कि खुद को एक प्रेरणा देती है। दोस्तों, श्वेता अरोड़ा जी के साथ हमने जो बातचीत की, आपको कौन सा अंश सबसे बहुत अच्छा लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपकी कौन सी सीख है जो उन्हें प्रेरणा दे रही है। और प्रेरणा पथ का उद्देश्य ही यही है कि हम ऐसे लोगों को आपके बीच में लाएं जो समाज के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। हमारे अनूप भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कैमरे के पीछे खड़े होकर हमें मोटिवेट करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और ने बोला तो अपन ने डिसीजन चेंज कर दिया। अपने विवेक से सोचना क्या ये चीज सही है, तुरंत किसी के कहने पे डिसीजंस नहीं बदलने। अगला सवाल, आपकी माताजी की कही गई बात आज भी जो आपको हिम्मत देती है वो कौन सी है? एक बहुत बड़ा पॉइंट जो पता नहीं मुझे पब्लिकली बोलना चाहिए कि नहीं, पर जैसे आजकल वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज पे बहुत काम चल रहा है, वृक्षारोपण के लिए बहुत ज्यादा काम चल रहा है, लेकिन एक चीज पे शायद ध्यान नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ी आपकी सीख क्या है, सबक क्या है आपका जिंदगी का? सबसे बड़ा सबक ये है कि अपने डिसीजंस खुद लेना है, से अपन डिजीज क्योर कर देते हैं। तो बस ये माइंड में आया कि परमानेंट क्योर की साइड कैसे जाएं, तो वो इंटीग्रेटेड थेरेपी से पॉसिबल था। क्या भारत में दोनों के समन्वय की आवश्यकता है?